सीएम धामी का सपा नेताओं पर जोरदार पलटवार, बोले अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। बद्रीनाथ धाम के अस्तित्व पर की थी टिप्पणी। सितारगंज में ट्रांजिट कैंप की खस्ता हाल, सड़कों पर बवाल। विरोध में कांग्रेसियों ने सड़क पर धान रोककर किया प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने मेयर के खिलाफ की नारेबाजी। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रियों के लिए खुला, बीते 4 दिनों से बंद था। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मरम्मत के बाद फिर खोला गया। आईआईटी रुड़की में मनाया गया दीक्षांत समारोह 2023। आईआईटी रुड़की के 1916 छात्र छात्राओं को दी गई उपाधि। बोस ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के सीईओ ने की शिरकत। नैनीताल में वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम का एक्शन, वन भूमि क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया। बोले जंगलों में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। और उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 1 अगस्त तक येलो अलर्ट, भारी बारिश की जारी हुई चेतावनी। कई इलाकों में भूस्खलन की भी चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार की ओर से पुलों की कराई गई सेफ्टी ऑडिट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सेफ्टी ऑडिट में राज्य की नदियों और सड़कों पर बने 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए हैं। राज्य सरकार ने इन पुलों में से ज़्यादा खतरनाक पुलों पर तत्काल यातायात रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य पुलों को भी सुरक्षित बनाने को लेकर संबंधित विभाग से प्रस्ताव भी मांगा है। वहीं विपक्ष ने इस मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पहले भी पुलों के सेफ्टी ऑडिट कराए थे, लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नहीं की गई और इस बार भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कांग्रेसियों ने स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों के विरोध में स्मार्ट सिटी कार्यालय का भी घेराव किया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से पुलों की कराई गई सेफ्टी ऑडिट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सेफ्टी ऑडिट में राज्य की नदियों और सड़कों पर बने 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए। राज्य सरकार ने इन पुलों में से ज्यादा खतरनाक पुलों पर तत्काल यातायात रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य पुलों को सुरक्षित बनाने को लेकर संबंधित विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों कोटद्वार की मालन नदी पर बना पुल टूटने के बाद प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे। इस पर लोक निर्माण विभाग ने सभी पुलों की जांच की। इस दौरान राज्य भर के 75 पुल यातायात की दृष्टि से असुरक्षित पाए गए। बता दें कि रिपोर्ट में देहरादून में सबसे ज्यादा 13, चमोली में 9, टिहरी में 7, उत्तरकाशी में 6, हरिद्वार में 6, उधम सिंह नगर में 5, अल्मोड़ा में 4, पिथौरागढ़ में 3, नैनीताल में 2, रुद्रप्रयाग में 1, जबकि बागेश्वर में 1 पुल सुरक्षित नहीं है। तो मुझे जो बताया गया उसके हिसाब से 3000 से ज़्यादा टोटल पुल हैं जो हमारी सड़कों के ऊपर हैं। उसमें से 2000 से ज़्यादा को देखा जा चुका है, उनका ऑडिट, उनका इंस्पेक्शन किया जा चुका है। उसमें 75 पुल ऐसे पाए गए हैं जिनमें कुछ माइनर रिपेयर की आवश्यकता है या कुछ और सुधारात्मक कार्य करने की आवश्यकता है। तो उसमें मैंने कल ही मीटिंग की थी और मैंने ये इनसे कहा है कि जितने भी पुल ऐसे हैं जिनमें कुछ रिपेयर की आवश्यकता है उसका एस्टिमेट तुरंत बना के यहाँ पे भेजा जाए। इसमें मुझे ये बताया गया कि 16 पुल ऑलरेडी नए पुल सैंक्शन हो गए हैं अलग अलग मदों से, उन पर काम स्टार्ट करा गया है। इसके अलावा 4 एस्टिमेट हैं जो शासन में हैं और 25 के आसपास एस्टिमेट हैं जो HOD ऑफिस में हैं। मैंने ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जो भी एस्टिमेट बने हुए हैं वो यहाँ पे हमारे पास भेज दिए जाएं। इसके अलावा जो एस्टिमेट नहीं बने हैं वो 1 महीने के अंदर उनको बना के। वहीं विपक्ष ने इस मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पहले भी पुलों के सेफ्टी ऑडिट कराए थे, लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नहीं की और इस बार भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार सेफ्टी ऑडिट कराकर सिर्फ खाना पूर्ति में लगी है। वहीं एक तरफ जहां राज्य के तमाम पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए हैं, तो दूसरी ओर देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेसियों ने स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों के विरोध में स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव किया। साथ ही कांग्रेस ने परेड ग्राउंड और इसके आसपास स्मार्ट सिटी के कामों का ऑडिट कराने और जल्द से जल्द सड़कों के गड्ढे भरने की मांग की है। इस समय तो भारी बरसात और नदियों में पानी है। इस समय क्या है स्थिति मुझे पता नहीं, लेकिन
हाँ, जब हम गुजर रहे हैं किसी पुल के आसपास से नीचे बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं जो इतनी पानी आने के बाद भी नहीं भरे, तो वो गड्ढे कितने बड़े रहे होंगे पानी आने से पहले, ये समझा जा सकता है। लोग इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर रहेंगे, और जब तक महानगर कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन करती रहेगी, जब तक ये हमारी बात समझे ना। और साथ साथ मैं ये भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ, इसके लिए हमने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन करना, वहाँ भी करेंगे, और अगर मुख्यमंत्री जी का घेराव करना पड़ा तो वहाँ भी हम कार्यक्रम करेंगे। और ये कार्यक्रम तब तक चलते रहेंगे जब तक ये हमारी बात इन्हें समझ नहीं आ जाती, और ये जो पूरे शहर में जो अधूरा काम है तब तक पूर्ण नहीं हो जाता। को इस बात पे परेशानी किया है हमने, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है और हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि किसी प्रकार से असुरक्षा न हो, कोई असुरक्षित न हो प्रदेश के अंदर। इसलिए सेफ्टी ऑडिट पुलों का कराया गया है और इसमें जो पुल असुरक्षित पाए गए हैं उस पर कार्रवाई, उसमें वैकल्पिक मार्ग हो या किसी प्रकार से उसमें सुरक्षा के काम करने हो, उसके लिए ऑडिट कराया गया है। तो इसमें उनको इस बात की परेशानी किस बात की है, अगर कोई अच्छा कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, किसी चीज़ की सुरक्षा के लिए हो रहा है, तो कांग्रेस को सिर्फ राजनीतिक करने के लिए, बयानबाजी करने के लिए सिर्फ यही काम रह गया है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां राज्य के 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष ने स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। सवाल यह है कि राज्य के 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में जो असुरक्षित मिले हैं, सरकार उन्हें कब तक सुरक्षित बना पाएगी। सवाल तो ये भी है कि आखिर स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे निर्माण कार्य कब तक पूरे होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं के बयान पर बवाल जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बाद अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी के बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। साथ ही मनीष खंडूड़ी उत्तराखंडियों को लेकर दिए बयान पर घिर गए हैं। भाजपा ने मनीष खंडूड़ी के बयान पर जहां हमला बोला है, वहीं खंडूड़ी ने कहा कि वो अपने बयान पर अभी भी कायम है, लेकिन उनके बयान को पूरे संदर्भ में देखने की जरूरत है। और वो गढ़वाल क्षेत्र के रहने वाले हैं, बीसी खंडूड़ी जी के बेटे हैं, एक बड़ा परिवार है। उन्होंने कोर्ट का जिक्र किया कि कोर्ट में पुलकित और उसके साथ ही जिस तरीके से अंकिता के पिता को तंग कर रहे थे, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया वाली बात कर रहे थे, उस बात से आक्रोशित होकर उन्होंने बात की कि भाइयों, मैं देख के आया हूँ, मेरे सामने अंकिता के पिता का अपमान अपराधी कर रहे हैं, और वो अपराधियों की हिम्मत इसलिए हो गई कि उनको पता है कि सरकार के लोगों ने पूरे सबूत मिटा दिया और वो बरी हो जाएंगे। उनको भरोसा है इस बात का अपराधियों को कि उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसलिए उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि अंकिता के सीधे साधे पिता को वो कोर्ट परिसर में जो है बदतमीजी कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की मानसिकता है। अगर मोदी जाति को गाली देनी हो, किसी क्षेत्र विशेष को गाली देनी हो, तो उसके दुष्परिणाम कांग्रेस भुगतती है, इसमें भुगतेगी। कम से कम एक दल के प्रदेश के अध्यक्ष को, उस दल के कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, जिससे क्षेत्र के अस्तित्व पर किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा हो, और इस प्रकार की गाली देकर अंततः पूरे उत्तराखंड के समाज को नाराजगी को भाजन होंगे, इतना मुझे लगता है। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। जबकि बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबर सितारगंज से है, जहां ट्रांजिट कैंप की खस्ताहाल सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेसियों ने महानगर अध्यक्ष और नगर महामंत्री की अगुवाई में सड़क पर धान रोककर विरोध प्रकट किया। इस दौरान कांग्रेसियों और स्थानीय लोगों ने मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि बारिश के चलते ट्रांजिट कैंप की सड़कों की हालत इन दिनों और भी दयनीय हो चुकी है। इसके विरोध में महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा और महामंत्री अर्जुन विश्वास की अगुवाई में तमाम कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मैन बाजार वाली खस्ताहाल सड़क पर एकत्र हुए और नारेबाजी के बीच सड़क पर धान लगाकर विरोध प्रकट किया।
अब बात करेंगे अगली खबर की। रुड़की के कमेलपुर गांव में एक सप्ताह पूर्व हुई फायरिंग और पथराव के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। भीम आर्मी के नेता गुलबहार पक्ष के आरोपों के बाद अब मोहम्मद कामिल पक्ष ने भी भीम आर्मी नेताओं के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अपने आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान मोहम्मद कामिल ने गुलबहार पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भीम आर्मी के नेता गुलबहार के पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई, इसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी या सरकार को करनी चाहिए। कामिल ने कहा कि एक सप्ताह पूर्व हुए विवाद में गुलबहार पक्ष ने उन पर फायरिंग की थी, जिसका वीडियो भी पुलिस को दिया गया है। पथराव भी किया गया था। गुलबहार के पास अवैध हथियार कहां से आए? दानिश अली ने कहा कि गुलबहार ने उनके परिवार पर जो आरोप लगाए हैं उसके लिए उन पर मानी हानि का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। मैं कहना ये चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि जिन्होंने हमारे परिवार पे इल्ज़ाम लगाया है और इल्ज़ाम लगाता है गलत, गुलबहार ने इल्ज़ाम लगा, कल प्रेस वार्ता करी, उसमें इन्होंने हमारे परिवार पे इल्ज़ाम लगा कि लोग ऐसा ऐसा कारोबार करते हैं और हम ईडी की जांच खुद चाहते हैं, इसकी भी ईडी की जांच करी जा, हमारी भी ईडी की जांच करी जा। और मैं चौक में बैठा आया था, इनके परिवार के लोगों ने मेरे पे एकदम फेर चौक दिया, जबकि मेरा लड़का राइस मिल में था नेड़ा, उसकी फुल डिटेल निकाल लीजिए, पुलिस सब कुछ कर लिया, उसका भी नाम इन्होंने दर्शा रखा है। इन्होंने कहा कि पैजाज वगैरह सब यहाँ खड़े थे। हम बिल्कुल जांच कि 19/7/2023 को 7 बजे घटना घटी थी। उसमें गुलबार पक्ष के लोगों ने गुलबार, रुवैंज और जाबिर अखलाक ने सीधे ताया कामिल पर फायर झोंका था, जिसमें ताया कामिल बाल बाल बच गए थे। उसके मौके की हमने तस्दीक कराई, जहां गोली लगी हुई थी। दरोगा जी को हमने वीडियो बनवाई, फोटो दी मौके पे और फिर अपने सामने पुलिस ने 2 खोखे बरामद किए थे गुलबार के घर से। एक 312 बोर का था और एक 7.62 का 2 खोखे बरामद किए थे। हरिंदर दीवान जी है, उन्होंने वो बरामद किए घर से गुलबार के खोखे, उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को दिए। अगर अभी मोहसिन को गोली लगी हुई दिखा रहा है, ये सब एक फर्जी घटना घट रहा है। अगली खबर नैनीताल से, जहां वन विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन की टीम वन भूमि क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची। वन विभाग ने 3 दिन पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किया था। अतिक्रमण हटाने को लेकर इन लोगों को कहा गया था। वन विभाग और पुलिस बल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग 100 मीटर जंगल क्षेत्र में बनाए गए घरों को हटवा दिया है, जिस पर अतिक्रमणकारियों का कहना था कि यह भूमि नगर पालिका की है, जबकि वन विभाग इसे अपना बता रहा है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जंगलों में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। ये अतिक्रमण हटाने के लिए वन विभाग ने चिन्हित किया था कुछ समय से, तो ये अभियान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो चला हुआ है, उसी क्रम में हम भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इतना एरिया आइडेंटिफाई हुआ था, तो इसको हमने विभिन्न विभागों के सहयोग से, पुलिस राजस्व के सहयोग से आज इसको हम कार्यान्वित कर रहे हैं और इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी चिन्हित करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमें जो है परसों शाम को रेंजर साहब ने बोला गया कि आप यहाँ से हटिए, नगर पालिका की लैंड है। कल सर हमने सर्वेयर अमीन को बुला लिया, हमने पूरा सर्वे करा लिया। 8 एकड़ में ये नजूल भूमि है सर, पूरी नजूल भूमि नगर पालिका की आई है सर्वे में। आज हमसे कहा जा रहा है 25 साल के बाद कि ये फॉरेस्ट की लैंड है सर। एक झुग्गी हमने यहाँ घोड़े के लिए करीब 15 साल पहले गाड़ी दी थी, तो हमारी झुग्गी हटा दी थी, बोला आपकी ये जगह नहीं है, आपकी जगह नगर पालिका की ये है। इस तरीके से हमारे साथ ये भरी बरसात में 1 दिन का टाइम दिया गया। परसों शाम रेंजर साहब ने बोला आज हमारे साथ ये अत्याचार क्यों हुआ जा रहा है यहाँ पे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की गुहार लगाने मां गंगा की शरण में पहुंची। उन्होंने यहां पर चौधरी चरण सिंह VIP घाट पर मां गंगा की विशेष पूजन, हवन और दुग्धाभिषेक कर बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की प्रार्थना की। कार्यक्रम में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती सहित कई संत मौजूद रहे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी का कहना है कि भारत सरकार यूनाइटेड नेशन में हमारा समर्थन कर सकती है, क्योंकि बलूचिस्तान जब अपना मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाएगा तो हमें साथियों की जरूरत होगी। एक चीज़ जो बलोच को हिंदुस्तान से जोड़ती है वो ये है कि एक
धर्म का नाम लेकर, एक आइडियोलॉजी का नाम लेकर भारत को भी 1000 साल तक रौंदा गया और अब बलूचिस्तान को रौंदा जा रहा है। और इसके बाद जो अगर बलूचिस्तान ये जंग जीत ना सका तो फिर इनका जो रुख होगा वो फिर भारत ही की तरफ होगा। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी बलूच, वो अपने देश की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया में घूम के जनमत जुटा रही हैं, वो पूरी दुनिया से समर्थन जुटा रही हैं। वो हमारे यहाँ आई, माँ गंगा की विधिवत पूजा की गई और सुयोग आचार्यों ने विधिवत माँ गंगा और महादेव की पूजा करवा के बलूचिस्तान आज़ाद हो और दुनिया से धर्म के नाम पर हो रहा ये अत्याचार समूल रूप से नष्ट हो, इसके लिए पूजा की। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर सितारगंज से है, जहां वार्ड नंबर 12 में लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्याओं के समाधान को लेकर सभासद रवि रस्तोगी के नेतृत्व में सदस्य विद्युत कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जेई को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि वार्ड में लंबे समय से एक खंभा झुका हुआ है, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं, क्षेत्र में तारों का मकड़ जाल फैला हुआ है। तार इतने नीचे आ गए हैं कि कोई कभी भी करंट की चपेट में आ सकता है। वार्ड में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो तारों के जाल में फंस जाते हैं। आपको बता दें कि मांग की गई है कि खंभे को हटाकर अन्य स्थान पर लगाया जाए एवं झूलते तारों के लिए वार्ड में नए खंभे लगाने की मांग की गई है। नंबर 12 से आए हैं और हमने बिजली के खंभों को लेकर बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ पे तार झूलते हैं लगातार। खंभे ना होने की वजह से वो जो तार हैं वो नीचे आ जा रहे हैं। बच्चे भी खेलते हैं वहाँ पर, उनको भी करंट लाइन लगने का जो है डर रहता है। और दूसरा कि मोटरसाइकिल और साइकिल से जो लोग जाते हैं वो भी उन तारों में कहीं ना कहीं फंसने का अंदेशा लगा रहता है। और वहीं पर एक खंभा और है हमारे वार्ड में जो रास्ते के बीच में आ रहा है। उस खंभे से भी काफ़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। कई बार लोग उस खंभे से लड़ जाते हैं। तो आज हमने इस संबंध में जो है बिजली विभाग आए और हमारी जेई साहब से बात हुई है और उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि हम बुध या बृहस्पतिवार मतलब अगले हफ्ते में उन खंभों की और जो समस्या है वहाँ पर उसको निस्तारण कर देंगे। अगली खबर डोईवाला से है, जहां विक्रम एसोसिएशन ने ई रिक्शा चालकों की मनमानी की शिकायत एसडीएम से की है। साथ ही उन पर कार्रवाई की मांग के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया है। डोईवाला विक्रम यूनियन के अमित कुमार प्रवीण कुमार ने बताया कि हम लोग विक्रम कर्ज पर लिए हुए हैं। ई रिक्शा चालकों की मनमानी से किस्त अदा करना भी मुश्किल हो गया है। चालक ई रिक्शा अनियंत्रित गति से चलाने के साथ ही सड़कों पर रोक कर सवारियों को बैठा रहे हैं। सवारियों को स्टैंड तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। उनकी मनमानी पर ट्रैफिक विभाग भी कोई रोक नहीं लगा रहा है, जिसकी वजह से वो उनकी रोजी रोटी चलने में परेशानी है। और डीएम साहब के ऑफिस के सामने डोईवाला विक्रम यूनियन की तरफ से इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर मेनली एक प्रॉब्लम ये आ रही है हम लोगों को, ऑटो चालक और मालिकों को। जिन लोगों ने ये ऑटो दिए हैं, अभी इससे पहले कोरोना काल के कारण कुछ समय से डिस्टर्ब थे लोग, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लागू की है कि भाई आप अपने ये डीजल गाड़ियों को बंद करके इसके प्लेस में सीएनजी गाड़ियाँ लाएँ। हम लोगों ने गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ लोगों ने, जैसे नियम और कायदे कानून चलते रहे। और हमें सबसे मेन समस्या है ई रिक्शा से। जो ई रिक्शा है इनका हाईवे पर संचालन हो रहा है, ओवरलोड ये चलाते हैं। और इनका क्या है कि ये 8-8 सवारियां लेके चलते हैं, जबकि इनका जो है 3 सवारी लेके चलना इसमें गवर्नमेंट ने इनको अथॉराइज कर रखा है। हाईवे पे चलते हैं। दूसरी बात, इनका कोई स्टैंड नहीं है और ये हमारी सवारियाँ जो है चौक से ही उठा लेते हैं। हम लोगों ने नई गाड़ियाँ ले रखी हैं, उसको नई गाड़ियाँ जो है किस्तों पे हैं, उसकी किस्त जो है हमारे से जो है जमा नहीं हो पा रही है, जिस कारण से जो है हमें बहुत परेशानी हो रही है। सुबह के 2 बजे 12 बजे के लगे हुए 4-4 बजे तक नंबर आ रहा है और उसके बाद ये बीच बीच में से सवारियां उठा के ले जा लेते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने एसडीएम तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपा है। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने रामलीला कमेटी के सदस्यों के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। कार्यालय पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि श्री राम लीला कमेटी सितारगंज लगभग 600 से अधिक सदस्य हैं इसमें, जिन्हें बिना विश्वास में लिए हुए कमेटी के पदाधिकारियों का चयन कर लिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, जिस कारण कमेटी के सदस्यों में भारी नाराजगी भी है। 15 के बाद से जो है श्री रामलीला कमेटी का संचालन के लिए
एक समिति बनाई गई थी। वो समिति जो है अपने तरीके से कार्य कर रही थी आज तक, और उसमें रामलीला का कोई विरोध नहीं है। श्री रामलीला का मंचन हर वर्ष होना चाहिए, इस बात को लेकर कोई विरोध नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जानकारी आएगी गुपचुप तरीके से कुछ लोगों ने जो है कि गठन कर लिया पदाधिकारियों का, उसका आज हम लोगों ने विरोध किया है। हम लोग चाहते हैं कि सभी लोगों को विश्वास में लेकर कोई भी गठन किया जाए, और अगर संचालन समिति भी बने तो जो पिछली बार अब तक संचालन समिति बनी है, चली आ रही है, वो संचालन समिति ना रखे, दूसरों को मौका दिया जाए, दूसरी संचालन समिति बने, वो लोग रामलीला का मंचन कराएं। सितारगंज के संबंध में कुछ पक्ष हैं जो जिनके अपने अपने मत हैं रामलीला के संचालन को लेकर, कमेटी के संचालन को लेकर, और उसकी जो आर्थिक जो उसके निर्णय हैं उनको लेकर। इसमें अभी ज्ञापन तो रिसीव कर दिया है। निर्णय ये निकला है कि सभी पक्ष एक बार आपस में बैठेंगे और सर्वसम्मति से जो भी निर्णय निकलेगा उसके दृष्टिगत आगे जो रामलीला है कराई जाएगी। तो नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कोई वो सोल्यूशन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कालाढूंगी रेंज अंतर्गत गांव में गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जब महिला अपने घर के आंगन में साफ सफाई कर रही थी तभी अचानक गुलदार ने महिला पर हमला बोल दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बता दें कि कालाढूंगी में लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। गुलदार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं बार ग्रामीणों पर हमला कर ग्रामीणों को घायल किया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार वन विभाग को सूचित किया गया है, लेकिन वन विभाग की लापरवाही के कारण गुलदार ने 5वीं बार ये हमला किया है। उसके बाद ये चिल्लाई पुकारी तो गांव वाले गए, इनके पड़ोस में हस्बैंड और इनके अगल बगल वाले गए और उसको पकड़ के लाए, उन्हें घर ले गया है। तब तक तो बेहोश हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने 108 पे फ़ोन करा, उसको हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ एडमिट कर रहे थे। उसके बाद हमने जंगलात वालों को फ़ोन करा, वो अभी आए। हमारी जंगलात वालों से रिक्वेस्ट है कि इसके लिए वो गश्त कराएँ, पिंजरा लगाएँ, कुछ भी करें, मतलब हम लोगों को जो है उसके लिए वो करा जाए, उसको मुआवजा दिया जाए और गाँव की सुरक्षा की जाए। इनके द्वारा कहा जा रहा है पिंजरे की मांग की जा रही है। मैं उच्च स्तर से वार्तालाप करके तुरंत इसमें जो है आवश्यक कार्रवाई करने की अनुरोध करता हूँ। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।